आज शेक्सपियर के वर्क को डिस्कस करेंगे हम। तो जो राइटिंग आज हम पढ़ने वाले हैं वो 1623 फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर की राइटिंग, जिसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था इन 1623 फर्स्ट फोलियो में। तो जो राइटिंग है हमारे पास वो रेनेसा पीरियड की राइटिंग है। तो हम रेनेसा की बहुत खूबसूरत जो है वो राइटिंग को डिस्कस करेंगे बाय शेक्सपियर। तो सबसे पहले जो वर्क का नाम है आप देख रहे हो यहाँ पे, इज अ मैसर फॉर द मैसर। और ये जो राइटिंग है ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और ये जो टाइटल है दैट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द बाइबल। तो बाइबल से ली गई है ये जो टाइटल है हमारे पास। इसके बाद जो क्या है यौनरा की बात करते हैं, दिस इज एन कॉमेडी प्ले। तो हम कॉमेडी को डिस्कस करेंगे। तो एक कॉमेडी या हम इसे प्रॉब्लम प्ले भी बोलते हैं। तो जो वर्क है हमारे पास, इवन द क्वेश्चन भी आ सकता है द मेजर फॉर द मेजर एज एन प्रॉब्लम प्ले। और पूरी सेटिंग हमारी जो है वो इटली यानी वेना, वेना में पूरी सेटिंग की गई है इस पूरे राइटिंग की। और रेनेसां पीरियड जो कि 1500 अप टू दैट ऑफ द 1660, जब तक चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड को रिस्टोर नहीं करते तब तक की राइटिंग है। एलिजाबेथन थिएटर का एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। ये जो राइटिंग है वो बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी यानी 1603 और 1604 उसके आसपास लिखी गई है। इवन क्योंकि प्रॉब्लम प्ले है एंड इवन हम जिसको पढ़ने वाले की फैक्ट अबाउट द मेजर फॉर द मेजर के जो की फैक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ बात और जो है जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट के टेनिसन। टेनिसन आपको पता है विक्टोरियन पोइट, बहुत फेमस विक्टोरियन पोइट, जिन्होंने 1830 में एक पोएम लिखी थी। और वो जो पोएम है वो जो मैरियाना, अगर आपने देखा हो इन पोएम का नाम है मैरियाना। तो जो मेजर फॉर द मेजर है वो अ, इस वर्क ने इतना इंस्पायर किया, इवन इतना इंस्पायर किया टेनिसन को कि टेनिसन ने 1830 में एक पोएम लिखी जिसका नाम है मैरियाना। और उसमें इसी चीज़ का इंस्पिरेशन आप डायरेक्टली देख सकते हो। जब विक्टोरियन एज आप स्टडी करोगे तब उस टाइम पे 1837 से अप टू दैट ऑफ द 1901, दिस इज द विक्टोरियन फेज। और विक्टोरियन फेज में भी जो वर्क आप देखोगे मेरियाना वो इसी से इंस्पायर्ड है। एज वेल एज एक और है हमारे पास, अगर बात करते हैं तो अलेक्जेंडर पुश्किन। ठीक है, अलेक्जेंडर हम बोलते हैं अलेक्जेंडर पुश्किन की 1833 की। इसमें कैरेक्टर है देखो, जब आप वर्क को पढ़ोगे इसमें कैरेक्टर है दैट इज द एंजेलो। ये एंजेलो इतना इंस्पायर करेगा कि आगे जाके एक राइटर है अलेक्जेंडर, या नाम लिख देता हूँ अगर आपको सर्च करना हो तो, अलेक्जेंडर एंड पुश्किन। पुश्किन क्या, चेक करना, 1833 में उन्होंने एक राइटिंग लिखी थी दैट इज द एंजेलो। वो जो एंजेलो वर्क है दैट इज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द मैसर फॉर मैसर। तो वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। तो इस तरह की राइटिंग आज हम डिस्कस करेंगे। इवन हम देखते हैं कि प्ले हाउसेस जो है शेक्सपियर के टाइम पे जितने भी प्ले हाउसेस थे वो सब का जो है वो ब्रॉथवेल के आसपास क्यों डिजाइन थे। और कुछ अदर वर्क जो है जिस तरह की जो राइटिंग है, इट मीन दैट क्रेसीडा होगी, ट्रोलेस एंड क्रेसीड, जो कि शेक्सपियर की राइटिंग ना ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये भी जो है शेक्सपियर की राइटिंग है वो इस जॉनर को टच करती है। इवन द कॉमेडी एंड द प्रॉब्लम प्ले हम इसको डिस्कस करेंगे। इज अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द शेक्सपियर। तो शेक्सपियर एज के फादर जो थे वो ग्लव मेकर थे, बस आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। तो यानी शेक्सपियर ने कोई ग्रामर स्कूल ऑफ एजुकेशन को नहीं, वहाँ से कोई नॉलेज ली थी, ना कहीं पढ़े लिखे थे। और इनकी शादी हुई थी एने हैथवे से 1582 को। तो कोई अगर टीचिंग विचिंग के एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो वहाँ उसके लिए ज़रूरी है कि 1582 में एने हैथवे से इन्होंने शादी करी। उसके बाद शेक्सपियर इन 1590 में शेक्सपियर जो है वो लंदन मूव करके फिर उसके बाद तो बहुत फेमस प्ले राइटर बने। द शेक्सपियर सून बिकम द मोस्ट पॉपुलर प्ले राइटर ऑफ द ग्लोब थिएटर। जो है यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ग्लोब थिएटर किस साल आया था। और ग्लोब थिएटर आपको देखो इतने थिएटर्स पढ़ने हैं, यानी स्वान थिएटर, ग्लोब थिएटर। ठीक है, तो ये जो थिएटर है, इवन द किंग, इसके बाद किंग्समैन का जो थिएटर है, ये सब कुछ ठीक है। तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, इवन यार नीचे कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो ताकि ये जो है यूट्यूब इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट करे चैनल को। इसके बाद हम मूव करते हैं, जैसे कि ग्लोब थिएटर शेक्सपियर की खुद के थिएटर था। उसके बाद इतना इंस्पायर करा कि जैकोबियन एज, इवन द किंग्समैन का जो थिएटर है, इसने बाद में ग्लोब थिएटर को जो है इसे अडेप्ट कर लिया था। और 1603 में जो है किंग्समैन थिएटर बहुत फेमस थिएटर हुआ। और शेक्सपियर इतने रिच और प्रोमिनेंट हो गए कि स्ट्रैफोर्ड अपॉन एवन में इनको जो 1613 में जो है इन्हें कहते हैं कि इसके बाद 3 साल के बाद अराउंड इतना फेमस हुए कि 1613 में वहां बस गए। फिर उसके बाद 3 साल के बाद 1616 में जो है इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे बस आपको एक तरह का फैक्ट है जो कि ध्यान रखना है, बस हल्का फुल्का। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं तो मैसर फॉर द मैसर पे, तो प्ले हाउसेस जो शेक्सपियर के टाइम पे थे वो ब्रॉथल के क्लोज होते थे। ब्रॉथल आप समझते होंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन, क्योंकि वो सबअर्ब एरिया थे यानी जो सिटी वाला एरिया है,
तो वहीं पे शेक्सपियर ज़्यादा अपने प्ले को स्टेज्ड करते थे और उसी के आसपास जो है ब्रॉथल वगैरह वो काफ़ी थे। तो इसमें इसमें क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे मेजर फॉर द मेजर, तो इसमें जो एज एन इरोटिज्म, इरोटिक इवन द सेक्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी शो होगी, जो कि उस टाइम के फेस को दिखाएगी कि किस तरह से इन सब चीज़ों को रखा जाता है। वो जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ ही आ जाएगा। और शेक्सपियर का जो रिलेटिवली इट मीन द सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द सेक्सुअल डिविएंस फॉर द मेजर में आल्सो कंस्टिट्यूट द डिफेंस ऑफ अदर सबर्न एंटरटेनमेंट। बाकी जगह जो है इस तरह का, जैसे कि सेक्स जैसे मैटर को बहुत ही ओपनली दिखाया जा रहा था और बहुत ही डाउन ग्रेडेड करके दिखाया जा रहा था, जबकि मेजर फॉर मेजर में एक तरह का इसका एक अलग फेज दिखाया गया और किस तरह का वो जो सिस्टम है और किस तरह का एक कंसेप्ट दिखाया गया है, वो हमें ध्यान रखना है। इवन पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत टारगेट पे आते हैं। तो जिस तरह से दिखाया जाता है कि लोअर क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा पेट्रोनाइज करते थे इस तरह की चीज़ों को, पर यहाँ पे जो शेक्सपियर की राइटिंग है इवन इसमें एक अलग फेज दिखाया गया है। कुछ अदर बुक्स है दैट वन इज रिलेटेड फॉर द मेजर, जैसे कि ये शेक्सपियर की जो कॉमेडी है और ऊपर से प्रॉब्लम प्लेज है काफ़ी सारे जो इसी से कनेक्टेड है, इवन जिसमें कि सेक्सुअल और द रिलीजियस और द सिविक मोरालिटी के बारे में रखा गया, जैसे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और बाकी जो इस प्ले का जो प्लॉट है उसको जिम बैट्स या गिराल्डी की एपेटिशिया, द जॉर्ज वेटसन की प्रोमोस एंड द कैसेंड्रा, इस तरह के वर्क में भी ऐड किया गया। बाकी ये फैक्ट्स है, अगर याद रखना है तो रख लेना, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो आप। की फैक्ट्स अबाउट मेजर फॉर द मेजर है कि फुल टाइटल मेजर फॉर मेजर है और रिटन जो है वो 1603 यानी बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, और इंग्लैंड में लिखी गई फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था, क्योंकि शेक्सपियर की किसी भी वर्क को जो है वो ड्रामा के फॉर्मेट में उसे स्टेज पे ओरिएंट किया गया था, तो पब्लिशिंग का वैसे भी कोई गेम नहीं था, पर इवन फिर भी फर्स्ट वॉल्यूम में जो है बाद में से पब्लिश किया गया 1623 में। और रेनेसां पीरियड का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ऊपर से जॉनर की बात करते हैं तो कॉमेडी और प्रॉब्लम प्ले, बाकी एंटागोनिस्टिक जो है एंजेलो, और यही है जो कैरेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था कि इतना फेमस कैरेक्टर हो गया बाद में कि इसके ऊपर किस तरह से पुष्किन ने एक वर्क को भी इसी के ऊपर लिखा। देखो ये रहा, अलेक्जेंडर पुष्किन ने 1833 में एंजेलो के ऊपर एक वर्क को डिजाइन किया। ऊपर से मेजर फॉर मेजर ने इतना इंस्पायर किया इवन द अल्फ्रेड टेनिसन को 1830 में। टेनिसन ने एक फेमस वर्क लिखा दैट इज द मैरियाना। अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होगी द ड्यूक ऑफ द वेना। तो यानी वेना यानी इटली में डिजाइंड है पूरी कहानी। उसका जो ड्यूक है इट मीन द राजा एक तरह का। तो ड्यूक जो है वो एक नोबल मैन था। उसने उसने क्या करा, यहाँ पे एंजेलो को लीडरशिप देके वो चला गया। यानी वो चेक करना चाहता था कि उसके जाने के बाद जो है वो किस तरह से पूरी वेना जो सिटी है उसको किस तरह से जो है ये कंट्रोल करेगा इवन एंजेलो। तो यानी ड्यूक ऑफ जो वेना है वो चला जाता है और पूरा जो है चार्ज एंजेलो को दे देता है। एंड ही कमांड्स एंजेलो टू अपहोल्ड द लॉ। और वो एंजेलो को बोल के जाता है भाई तुम अपनी तरफ से इस पूरे शहर को डिजाइन करो और इसके जो रूल्स है उसको अपनी तरफ से चलाओ। और जबकि ये पूरा एक प्लान था, एक तरह का कंसेप्ट था ड्यूक ऑफ वेना का, कि वो वहां से गया नहीं था, वो उसी सिटी में था, पर देखना चाहता था कि किस तरह से एंजेलो जो है उस पूरे सिटी को गवर्न करने वाला है, किस तरह से उसे चलाएगा। और उसने अपने जो है भेस बदल लिया और यहाँ पे वो फ्रायर फ्रायर के भेस में जो है वो आ गया। तो फ्रायर बन के वो जो है वो एज एन डिस्गाइज कर लिया उसने अपने आप को। फ्रायर सिंपली आप समझ सकते हो फ्रायर का मतलब क्या होता है, यानी रोमन कैथोलिक सिस्टम में एक तरह के फादर को फ्रायर बोलते हैं। टू सी दैट हाउ द सिटी रिस्पॉन्ड टू व्हाट ही एक्सपेक्ट, और देखना चाहता था एंजेलो किस तरह से उस पूरे एरिया को चलाएगा। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, यानी वेना अपनी ड्यूक जो है वो अपनी जगह से हट गया और वो देखना चाहता था उसके जाने के बाद जो है एंजेलो किस तरह से पूरे शहर को चलाने वाला है। और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से एंजेलो अपनी पूरी जो है पावर को शो करेगा यहाँ पे। सम टाइम आफ्टर द ड्यूक के डिपार्चर के बाद जो एंजेलो ने क्या करा, सबसे पहला जो डिसीजन दिया वो डेथ सेंटेंस दे दिया। किसको? क्लॉडियो को। क्योंकि क्लॉडियो ने जो है अपनी वाइफ जिससे उसकी शादी होने वाली थी उससे पहले उसे जो है वो प्रेग्नेंट कर दिया। जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसका नाम क्या था? जूलियट। तो यानी क्लॉडियो ने जूलियट को शादी से पहले जो है वो प्रेग्नेंट कर दिया। और ये एक तरह का क्राइम है रोमन कैथोलिक सिस्टम या किसी भी तरह का उस टाइम जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये मॉरल और मोरालिटी के अगेंस्ट है। तो इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया बिना ड्यूक को बताए हुए और क्लॉडियो को इवन द डेथ सेंटेंस दे दिया। तो यहाँ पे लूसियो जो है वो क्लॉडियो का फ्रेंड है, तो ये ध्यान रखना आपको। लूसियो ये भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसमें, बेशक माइनर कैरेक्टर बट स्टिल इट हैज वैल्यू। तो लूसियो जो है वो क्लॉडियो का दोस्त है। जब उसको ये पता चलता है तो वो फटाफट भाग के जाता है किसके पास? क्लॉडियो की बहन के पास। यानी क्लॉडियो की बहन का नाम क्या है? इसाबेला। उसके पास जाएगा।
और क्लॉडियो और इसाबेला के पास क्या करने जा रहा है, उसे बताने जा रहा है कि किस तरह से तेरे भाई को जो है वो डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो यानी सिंपल पहला जो डिसीजन है वो ही डेथ सेंटेंस दे दिया यहाँ पे। और ये डेथ सेंटेंस दिया किसने, ये डेथ सेंटेंस दिया है हमें एंजेलो ने। ठीक है, तो एंजेलो ने फर्स्ट टाइम जो पहला डिसीजन लिया वो डेथ सेंटेंस का दे दिया, और वो किसको दिया यहाँ पे, क्लॉडियो को। वजह क्या थी कि क्लॉडियो ने जो है अपनी वाइफ से शादी करे बिना ही पहले उसे प्रेग्नेंट कर दिया। और इसकी खबर लेके जो है वो लूसियो, यानी जो क्लॉडियो का जो दोस्त है लूसियो, वो ये खबर लेके फटाफट भाग के जाता है इसाबेला के पास। अब क्लॉड इसाबेला हमें पता है कौन है, क्लॉडियो की बहन है, और ये भी नन बनने के लिए शपथ लेने वाली थी। तो क्लॉडियो की सिस्टर है जो कि ट्रेनिंग ले रही थी नन की, और इसाबेला का जो रिलीजियस बिलीफ है डिसअप्रूव द क्लॉडियोस ट्रांसग्रेशन। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इसाबेला जो है वो पहले तो क्लॉडियो की इस तरह की चीज़ों को, ट्रांसग्रेशन का सिंपल मतलब होता है इस तरह की हरकत जो कि सोसाइटी में एज एन मॉरल बेसिस पे नहीं माना जाए, जो कि अपने उसने आपे से बाहर करके किया है, इस तरह की चीज़ें वैलिड ना हो समाज में। तो वो क्लॉडियो की इस तरह की चीज़ों को मानती नहीं है, कहती है, और लूसियो को बोलती है, बट लूसियो परसुएट, पर लूसियो फिर भी मनाता है कि नहीं ये सही है कि तुम्हारे भाई ने सच में ऐसा किया है, और ये बिल्कुल सही बात है कि एंजेलो ने जो है उसे इस तरह की सजा दी है। तो एक काम करो, क्लेमेंसी करो, जाके मांगो एंजेलो से, एक तरह से भीख मांग लो या एंजेलो से रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हारे भाई को मौत की सजा ना दे। एंड शी प्लीड्स हर केस इन फ्रंट ऑफ द एंजेलो, और ये आइडिया देता है कि जाओ एंजेलो के पास अभी पहुंचो। ही टेल्स हर टू रिटर्न द टुमारो टू हियर हिज डिसीजन, और कहता है वो कल आएगा तुम्हारे डिसीजन सुनने के लिए। यानी लूसियो बोल के जाता है मैं कल आऊंगा, और तुम्हें सोच के रखना है कि तुम मतलब जाके वहां बोलोगे कि नहीं बोलोगी, कि एंजेलो को तुम्हें जाके ये बोलना है कि मेरे भाई को छोड़ दो, गलती हो गई। ठीक है, अब यहाँ कहानी तो यहाँ तक है अभी। इसके बाद जो है एंजेलो, जैसे कि हम देख रहे हैं जो एंजेलो है उसका कोल्ड नेचर हो गया है, यानी एक तरह से किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा, अपनी फुल हवा में है वो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और अब वो क्या है यहाँ पे इनामर्ड ऑफ इसाबेला, वो इसाबेला से अट्रैक्टेड है। तो यही है देखो अपीयरेंस एंड रियलिटी, जो कि शेक्सपियर की इस राइटिंग में बहुत ही खूबसूरत दिखाया गया है कि एंजेलो जो है वो किस तरह से इसाबेला का दीवाना था। अब वो क्या है, इस अबाउट किस तरह से वो सेक्सुअली जो है वो उससे अट्रैक्टेड था। तो ये इरोटिसिज्म और इरोटिक का कंसेप्ट जो है, और ब्रॉथल का कंसेप्ट, कि जैसे कि अब शेक्सपियर की जो भी राइटिंग पढ़ेंगे विद ब्रॉथल जो है, मैंने बोला था जैसे सबब वाला एरिया है, इवन जो सिटी वाला एरिया उसके आसपास ही ब्रॉथल हुआ करता था, और वहीं पे शेक्सपियर के आसपास कहीं कोई स्टेज होता था। तो यानी एक तरह से दिखाया गया है कि जो ब्रॉथल का सिस्टम, जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी जिस तरह से उसे ट्रीट करते थे, इवन अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी में भी इस तरह का कंसेप्ट जो था, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले स्टोरी पे मूव करते हैं, कहानी पे। जो एंजेलो है उसका एटीट्यूड जो फुल एटीट्यूड में हो गया, वो अब इसाबेला के थ्रू उसके ऊपर उसका जो है वो पहले से ही था कि भाई किसी तरह से इसका शरीर मिल जाए। द नेक्स्ट डे ही ऑफर ए बार्गेन, उसने उसके साथ एक बार्गेन का कंसेप्ट रखा, एक बार्गेनिंग का, और उसे ये बोला कि ठीक है मैं तेरे भाई को छुड़ा तो दूंगा और छोड़ भी दूंगा, पर उसके लिए तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा। एट फर्स्ट जो है इसाबेला को ये समझ नहीं आता, पर एट द एंड जो है एंजेलो उसे दोबारा समझाता है, एंड दिस स्कैंडलाइज द इन डिसेंट प्रोपोर्शन और प्रोपोजिशन, और इस तरह से वो एक नया कंसेप्ट रखता है उसके आगे। नया कंसेप्ट क्या है, खैर कि बस शरीर की भूख दिखा रहा है उसे, कि ये सब कुछ हो जाएगा, मैं क्लॉडियो को छोड़ दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद वो, यानी इसाबेला क्लॉडियो के पास जाती है भागती हुई जेल में अपने भाई को बताने के लिए कि एंजेलो ने किस तरह की डिमांड करी है। क्लॉडियो एट फर्स्ट जो है साफ बोलता है कि दीदी इस तरह का कोई काम नहीं करना है ना, कि भाई इस तरह की कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है कि आप बिल्कुल सही हो, और वो बहुत गंदे स्वभाव का है, यानी एंजेलो, उसकी हिम्मत कैसे होगी इस तरह की बात करने की। पर एट द एंड जब उसे अपने आगे दिखती है कि भाई मौत, तो कुछ दिन के बाद जो है वो अपने डिसीजन पे घूम जाता है। दिस इज अबाउट द शेक्सपियर वे ऑफ यूजिंग द फ्लैट कैरेक्टर, नहीं हम बोलेंगे, दिस इज द राउंड कैरेक्टर, यानी स्वभाव में ही अपने बदल रहा है, तो राउंड कैरेक्टर का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो वो घूम जाता है और कहता है कि नहीं आप एक काम करो, उसके प्रपोजल को मान लो एंजेलो को, क्योंकि मैं कब तक यहाँ रहूंगा, मैं बिल्कुल मौत के पास पहुंच चुका हूँ। तो मौत के डर की वजह से इसका जो मोरालिटी पर्सपेक्टिव है वो पूरा डिसॉल्व हो गया। एंड द डिस्गाइज द ड्यूक, अब वहां पे जो है वो ड्यूक जो है वो डिस्गाइज हो गया, यानी अपनी उसने भेष बदल रखा है वहां पे। अब वो वहां पहुंचता है, और वहां वो, अब इस कंसेप्ट में देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि राइजिंग एक्शन है, तो शेक्सपियर के देखो कोई भी राइटिंग, ये जो कॉमेडी है तो राइजिंग एक्शन है और फॉलिंग एक्शन, दोनों जो एक्शन है वो बराबर है। तो जब राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉमेडी।
तो अब देखो नॉट्स है यहाँ पे, कई सारे गांठ है, कई सारे कंसेप्ट है जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। कहानी में कई सारे ऐसे उलझाव हैं जो क्लियर नहीं हो रहा, पर उस कहानी में उन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर रहा है कौन यहाँ पे, यानी ड्यूक। तो ड्यूक यहाँ पे एक जो हमारे पास राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन को मैनेज कर रहा है। एक तरह से जितने भी जो कैथारसिस या किस तरह का जो कंसेप्ट जो है, एक तरह का अर्ज जो है वो रीडर के अंदर जो निकल के आ रहा है, जो ड्रामा देख रहा है उसके अंदर के जो अंदर का उतावलापन है उन सबको मैनेज कौन कर रहा है, इवन विद द ड्यूक। तो ड्यूक यहाँ राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन की तरफ मैनेज कर रहा है और इस तरह से इसको जो है एक तरह कॉमेडी की तरफ जो है प्रोपेल कर रहा है। तो अब डिस्गाइज जो ड्यूक है वो ड्यूक आता है और बोलता है ठीक है, और वो आगे क्या बोलता है यहाँ पर, इसाबेला को एक काम करो कि तुम एंजेलो के डिसीजन को मान लो। अब इसाबेला कहती है ये कौन और क्यों मान लूं मैं। तो वो कहता है नहीं नहीं देखो, मेरे मैं जो समझा रहा हूँ, तो ड्यूक ड्यूक नहीं है वहाँ पे, डिस्गाइज उसने बेस बदल रखा है। अब वो कह रहा है मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत मास्टर प्लान है। तो वो यहाँ पे बोलता है काम करते हैं कि जब एंजेलो आएगा इसाबेला के पास, इसाबेला को समझा रहा है जब एंजेलो तुम्हारे पास आएगा तो मैं सिड्यूस करने के लिए उस समय मैं तुम्हारी जगह जो है वो मैरियाना को बिठा दूंगा और मैरियाना आएगी। अब इसाबेला कह रही है मैरियाना क्यों करेगी, ऐसा क्या है भाई मैरियाना में। तो यहाँ पे एक चैप्टर और हमें क्लियर होता है, यहाँ पे पूरे कहानी का एक न्यू फेज आता है जहाँ पता चलता है कि जो मैरियाना है वो एंजेलो की पहले वाइफ थी। वाइफ क्या मतलब, एक तरह से वाइफ होने वाली थी, पर शादी के टाइम पे जो है जो मेरियाना है, मेरियाना के भाई की डेथ हो जाती है और जिस उसमें जहाज में, ठीक है, बहुत सारा जो सोना वगैरह इस तरह की जो डाउरी आ रहा होता है वो जहाज जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पे एंजेलो को लगता है कि मेरियाना मेरी किस काम की है, तो वो मेरियाना को बिल्कुल साइड कर देता है। यानी मेरियाना की जो भाई है, एक तो वो और लॉस्ट ब्रदर का मतलब यहाँ पे वो गुम हो गया एक तरह से, क्योंकि शिपरेक हुआ था, एक जहाज टूट गया था। जहाज टूटने की वजह से डॉरी जो है वो भी खत्म और उसके साथ साथ उसका भाई भी गुम हो गया। तो ऐसे में वो क्या करे, तो कौन क्या करे, इवन एंजेलो, और एंजेलो था पूरा मतलब ही इसमें। तो एंजेलो ने क्या करा, साइड कर दिया नहीं मेरियाना को कि मेरियाना भाड़ में जाओ, ठीक है, और उसको बिल्कुल साइड कर दिया। और इस तरह की कहानी है। तो अब यहाँ पे जो ड्यूक है, ड्यूक को ये सारी चीज पता है। तो ड्यूक यहाँ बोलता है काम करूंगा मेरियाना को रिप्लेस कर दूंगा। जब इसाबेला पूछती है मेरियाना क्यों, तो वो समझाता है कि मेरियाना इसकी पहले की जो है होने वाली वाइफ थी, इसने इस तरह से इसके साथ किया। बिल्कुल सीन बिल्कुल सेट है। पर एंजेलो जो है उसका फायदा उठाने के बाद एंजेलो जो है मुकर जाता है अपनी बात से, वो कहता है क्लोडियो को मरवा दूंगा। ठीक है, अपनी बात से ही पलट गया वो, और क्लोडियो को, उसको क्लोडियो के गले काटने का यानी गला काटने का ऑर्डर देता है, इसके भाई गर्दन उड़ा दो। अब जब ड्यूक को ये बात पता चलती है कि वो पलट गया है एंजेलो, जो कि उसको पहले से ही पता था, तो ड्यूक ने अपने उसको बुलाया सेनापति को एक को, और उससे बोला एक काम करो, ये जो एंजेलो है, एंजेलो के पास भेज दो एक डेड पायरेट, यानी समुद्री जो लुटेरा है उसके सर को काट के जो है वो भेज दो और बोल दो कि क्लॉडियो मर गया। बिल्कुल ठीक है, प्रोवोस्ट वैसे ही करता है। और यहाँ पे ड्यूक जो है ड्यूक का ये जो किस तरह का ड्यूक ने एक नया यहाँ पे, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, जो नॉट है, इवन जो सारे नॉट को सॉर्ट किया जा रहा है यहाँ पे, यानी राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन को किस तरह से बैलेंस करवा रहे हैं यहाँ पे ड्यूक। तो यहाँ पे एंजेलो को यकीन हो जाता है कि ठीक है क्लॉडियो मर गया। अब यहाँ कहानी में क्लॉडियो मर गया है, पर क्लॉडियो मरा नहीं है, वो जिंदा है। अब ड्यूक जो है एक लेटर भेजता है, और लेटर भेजता है एंजेलो को कि मैं वापस आ रहा हूँ। जैसे ही एंजेलो के हाथ में ये लेटर लगता है कि भाई अब ड्यूक वापस आने वाला है, जो कि पहले कभी गया ही नहीं है, अब जो वापस आने वाला तो भाई इसके परखच्चे उड़ने शुरू। अब इसे लगता है कि और ड्यूक आते के साथ ड्यूक ये बोलता है कि मैं सबसे पहले लोगों की जो है ग्रीवेंसेस जो कंप्लेन है वो सुनूंगा, और किस तरह से एंजेलो ने यहाँ पे जो है पूरे इस सिटी को कैसे रूल किया है। अब एंजेलो बहुत ही नर्वस हो जाता है, उसे पता होता है इसाबेला पक्का वो कंप्लेन करेगी क्लॉडियो के बारे में, और कैसे वो बताएगी कि क्लॉडियो को डेथ सेंटेंस दे दिया और मैं जो नन बनने जा रही थी वो मेरे मेरे शरीर का डिमांड कर रहा था ये। फिर एट द हियरिंग अब जो है वो वापस आ गया है, यानी हमारे पास ड्यूक। अब ड्यूक जो है वो वहाँ पे पूरा जस्टिस करने के लिए बैठा हुआ है। अब ड्यूक सबसे पहले इसाबेला ने वही कंप्लेन करी जिसका डर था एंजेलो को। अब ड्यूक को तो ये सारी बात पता है कि बिल्कुल सही है, पर ड्यूक प्रिटेंड कर रहा था कि वो इन सब चीजों को नहीं जानता। ड्यूक कह रहा अच्छा ऐसा कर दिया एंजेलो ने, ठीक है। एकदम से फिर मेरियाना आती है, मेरियाना डिफेंड करती है यहाँ पे किसको, यानी एंजेलो को। तो मेरियाना की स्टोरी भी सुनता है ड्यूक, पर ड्यूक उन दोनों में से किसी की कहानी से कन्विंस नहीं होता, क्योंकि एक एक जगह तो एक्टिंग करनी पड़ेगी उसे। तो ड्यूक कहता है ठीक है मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। ड्यूक देन रीअपीयर्स इन हिज फेरार कॉस्ट्यूम एंड लूसियो एक्यूजेस हिम ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग द ड्यूक। अब ड्यूक जो है अपने कॉस्ट्यूम को बदल के फिर से फरार बन के आ जाता है वो। अब लूसियो जब देखता है कि इस तरह का भाई डिसरिस्पेक्ट हो रहा है ड्यूक के साथ, तो यहाँ पे झड़प हो जाती है किस किस के बीच में, यानी फरार यानी ड्यूक और लूसियो के बीच में। अब
ड्यूक भी है और लूसियो है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, झड़प होगी। अब इसमें जो है, जो फिरार यानी जो कि ड्यूक है, उसका जो रियल फेस है वो निकल आता है, यानी जो रियल फेस है, यानी जो असली शक्ल है ड्यूक की, वो सबके सामने आ जाती है। फिर सबको लग जाता है अरे ड्यूक ही फिरार है। अब सब कुछ क्लियर कि भाई ये फिरार तो हमारे साथ कब से घूम रहा है और उसको तो सारा कुछ पता है। अब उसके बाद वो कहता है हाँ मैं ही हूँ फिरार जो भेस बदल रहा था और मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। अब वो सबसे पहले कहता है एंजेलो को कि तू शादी कर मेरियाना से, फिर कहता है नहीं नहीं, एंजेलो को डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। अब जो ड्यूक है यहाँ पे एंजेलो को डेथ सेंटेंस देता है, इतने में दो फीमेल कैरेक्टर है मेरियाना इसाबेला, वो कहती है छोड़ दो इसे। तो ड्यूक सोचता है चलो भाई छोड़ ही देता हूँ, तो ड्यूक यहाँ पे छोड़ देता है एंजेलो को, किनके कहने पे, मेरियाना और इसाबेला के कहने पे। क्लॉडियो जो है वो परमिट लेता है कि मैं शादी कर लूँ जूलियट से, और वहां पे जो है फाइनली ड्यूक कहते हैं कि ठीक है तुम शादी कर लो। और लूसियो जिसका चक्कर चल रहा था प्रोस्टिट्यूट के साथ, पर उसके साथ वो शादी नहीं कर रहा था, उन दोनों का बच्चा था। तो यहाँ पे वो ड्यूक जो है वो लूसियो को कहता है कि तुम शादी करो इस प्रोस्टिट्यूट से, क्योंकि तुम्हारा जो बच्चा है इसके साथ है, क्योंकि तुम दोनों का एक बच्चा भी है तो तुम्हें शादी करनी होगी। एंड फाइनली द ड्यूक आस्क्स इसाबेला, और एंड में ड्यूक जो है वो इसाबेला की तरफ मुड़ जाता है और इसाबेला से कहता है कि सब तो सेट हो गया, अब तुम क्या बोलोगी, क्या तुम अपने उसी बात पे रहोगी कि तुम जो है नन बनोगी, या फिर तुम मेरे से शादी करना चाहोगी। तो एक तरह से सारे कैरेक्टर को जब हम देखते हैं तो इवन द ड्यूक जो है वो इसमें सबसे स्ट्रांग एक तरह से हमें दिखता है, और मोस्ट पायस कैरेक्टर है, बिल्कुल प्योर है, सीरीन है। और एंड में देख रहे हो कि किस तरह से वो भी लड़की को पहले प्रपोज करके फिर उससे पूछ रहा है कि हाँ और ना, जो कि बाकी कहानी में इस तरह के हमें इस तरह की प्लेननेस और इस तरह का जो परसेप्शन है वो देखने को नहीं मिला। अब आते हैं इसका पहले हमारे पास है अबाउट द वर्च्यू। अब वर्च्यू मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह का बिहेवियर हो जाता है जो कि एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड को प्रेजेंट करे, मतलब एक गुड क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं एक हैबिट। तो वर्च्यू हमारे पास गुड क्वालिटी है। जो मेजर फॉर मेजर हम पढ़ रहे थे इस अबाउट द डिफरिंग द अटेम्प्ट्स टू अटेन द वर्च्यू। हर कोई एक अलग अटेम्प्ट ले रहा है इन ऑर्डर टू गेट द गुड क्वालिटी। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसमें वो जो इसाबेल है, इसाबेला का डिजायर था कि इज अबाउट द वर्च्यू, क्योंकि वो नन बनने जा रही थी। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द वर्च्यू के एज इन वो जो हमारे पास गुड क्वालिटी और हैबिट लेना चाहते हैं, मतलब बिहेवियर जिससे कि हाई मॉरल स्टैंडर्ड दिखाया जा सके। और वो मॉरल स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नन उसी के उसमें थी। एट द एंड जब यहाँ पे क्लॉडियस का भाई खुद कहता है कि जब तुम उसके साथ सो जाओ तब भी जो है फाइनली इसाबेला इस तरह की बातों पे नहीं आती। और ड्यूक भी जो है उसका भी हाई मॉरल स्टैंडर्ड देखने को मिला कि एट द एंड जो है ड्यूक भी बिल्कुल अपने कैरेक्टर पे फिक्स रहा और बिल्कुल सही था। इवन जूलियट जो कि क्लॉडियो जिसके प्यार में था, जूलियट जूलियट की भी यहाँ पे जो कैरेक्टर है बिल्कुल स्ट्रांग रखा गया। इवन द गुड, उसने भी यहाँ पे गुड वर्च्यू जो है मेंटेन करके रखा। पर कुछ जो है यानी एंजेलो, अब एंजेलो एक ऐसा कैरेक्टर, इवन मेरियाना ऐसे कैरेक्टर है जो कि ऊपर से जो है वो सरफेस और सुपरफिशियल लेवल पे जो कैरेक्टर है काफी सिंपल लगते हैं, बट एट द एंड जो है वो बिल्कुल अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, अपीयरेंस वो बिल्कुल अलग है और रियलिटी में बिल्कुल अलग है। ड्यूक भी एट द एंड में इसाबेला को प्रपोज करता है और बिल्कुल, जबकि इतने पावरफुल कैरेक्टर है इसमें पर फिर भी बिल्कुल सिंपल वे से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखता है इट मींस दैट हाई मॉरल स्टैंडर्ड, और हर कैरेक्टर जो है वर्च्यू को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही है। एंजेलो भी बाहर की दुनिया के लिए अलग था, पर अंदर किस तरह से उसके अंदर डिजायर था, उस शरीर का किस तरह से भूख था कि उसने इसाबेला से इस तरह की डिमांड करी। अब ये आते हैं अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो कि वैसे इमोशनल पर्सपेक्टिव में भी अलग है, यानी हम, और सेकंड अगर हम देखते हैं तो वैसे कैरेक्टर का जो एमेलगेशन है, जो स्विच टेक्निक यूज किया गया उसमें भी अलग है। तो इमोशन पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हर कैरेक्टर, इवन जब हम एंजेलो पे मूव करते हैं तो कैरेक्टर बाकियों के लिए कुछ है पर रियलिटी में कुछ है। अब जब हम नेक्स्ट पे क्लॉडियो पे मूव करते हैं, बाकियों के लिए बिल्कुल सच्चा है, अच्छा है, भाई भी अच्छा है, पर स्टिल वो किस तरह से अपनी बहन को कहता है कि तुम उसके साथ सो जाओ। तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इमोशनल पर्सपेक्टिव पे अलग है। इवन द कैरेक्टर स्विचिंग में भी अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी बिल्कुल अलग है। अब कैरेक्टर स्विचिंग में किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि अगर हम कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, फर्स्ट ड्यूक, ड्यूक और फिरार, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर किस तरह से स्विच कर रहे हैं, अपीयरेंस में अलग है, इवन रियलिटी में अलग है, क्योंकि दोनों का रोल अलग है। स्विच कैसे हो रहे हैं फटाफट वो। सेकंड, जब हम इसमें मूव करते हैं कहानी में, इसाबेला और मेरियाना, ठीक है, अब देखते हैं हम इसाबेला एक तरफ और दूसरी तरफ मेरियाना, इनको भी स्विच करवाया जा रहा था, जहाँ पे धोखे में रखा जा रहा था किसको, एंजेलो को। तो इन दोनों का भी स्विचिंग टेक्निक है, किस तरह से दोनों को स्विच किया जा रहा था कि इसाबेला और मेरियाना।
तो इस तरह से अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी दो पर्सपेक्टिव में देखने को मिलेगा, यानी टू फोल्ड मैकेनिज्म में मूव कर रहा है। फर्स्ट थिंग अगर हम इमोशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो ये, दूसरा कैरेक्टर स्विचिंग में हम जब देखते हैं तो वो एक अलग सेंस क्रिएट करता है। नाउ लिबर्टी एंड जस्टिस, देखो फ्रीडम, फ्रीडम जो है विद कॉन्स्ट्रेन होता है, कुछ रूल्स होते हैं, और फ्रीडम एक एक लिमिट तक होता है। जैसे कि मान लो ठीक है ये फ्रीडम है तो इसके कुछ रूल्स है, इससे ऊपर आगे जाके आपको नहीं करना। पर लिबर्टी क्या है, लिबर्टी आपकी खुद की आज़ादी है जो कि आप कितने ही आगे लेवल तक मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्यूक ने जिस तरह से पावर ट्रांसफर किया एंजेलो को, तो एंजेलो को फ्रीडम कंस्ट्रेंट में मूव करना था, पर एंजेलो जो है वो लिबर्टी कंस्ट्रेंट में मूव होने लग गया। तो यानी लिबर्टी कंस्ट्रेंट का सिंपल मतलब यहाँ के लिबर्टी मैकेनिज्म पे मूव होने लग गया, जहाँ पे उसने पूरी आज़ादी, दूसरों की बेशक आज़ादी बर्बाद होती हो, कोई और किसी को कुछ और, ऊपर कोई नहीं, बस अपनी पावर और फेम दिखाना है, तो वो उसने यूज किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्रीडम विद कंस्ट्रेंट। तो लिबर्टी का यूज हुआ। इवन द जस्टिस, जस्टिस कंसेप्ट पे भी है कि ड्यूक बीच बीच में आके हर जगह जस्टिस कर रहा था। एट द एंड जो है कहानी में जहाँ इनजस्टिस उसने बोला कि किस किस के साथ हुआ है, और पूरा जो है एंड में जस्टिस किया। और यहाँ फीमेल की भी सुनी, जो कि कहीं से लग रहा है कि पेट्रियार्कल डोमिनेंस, और यहाँ पे जो एक मोनार्कल पर्सपेक्टिव वो देखने को नहीं मिल रहा। तो इस तरह से राइटिंग काफ़ी अच्छी है, और मॉरल मैकेनिज्म और जस्टिस और लिबर्टी दोनों को शो करती है। हर कैरेक्टर जो है, इवन अगर हम मूव करते हैं जैसे लूसियो, लूसियो प्रोस्टिट्यूट के साथ कनेक्टेड था पर शादी नहीं करी, बट एट द एंड जो है वो जस्टिस यहाँ पे भी रखी गई बात। और उसके बाद क्लॉडियो है, क्लॉडियो को भी एंड में जो है शादी करने के लिए बोला गया, और एंजेलो को भी सजा सुनाई गई थी डेथ सेंटेंस पर, जो इसाबेला है और जो मैरियाना है उसकी वजह से छोड़ दिया गया। अब आते हैं इज अबाउट द एजेंसी एंड द सोसाइटी। नियरली एवरी कैरेक्टर जो प्ले में इज लैक द नॉलेज और द पावर नेसेसरी टू कंट्रोल हिज और एक्शन। तो अपने एक्शन को इस तरह से कोई हैंडल नहीं कर पा रहा, एक तरह से जो प्रॉपर होता है वो ऐसा कोई नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स दिस इज ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक आयरनी, बिकॉज द कैरेक्टर लैक द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर एक के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कमी थी, क्योंकि कैरेक्टर स्विच हो रहे थे, इस तरह से मूव हो रहे थे, इसीलिए। एग्जाम्पल ऑफ द वाइट सो एसेंशियली एनी कैरेक्टर हु डील्स विद द डिसगाइज्ड ड्यूक, क्योंकि डिसगाइज्ड ड्यूक के साथ जो भी डील कर रहा था वो एक अलग पर्सनैलिटी के साथ ड्यूक डील कर रहा था। तो इसीलिए जो है एक्शंस भी बदल रहे थे, क्योंकि कैरेक्टर स्विच हो रहे थे, तो उनके जो एक्शन है, एक जो होता है कि भाई ड्यूक से ऐसे बात करनी है, बाकी जो है फरार घूम रहा है उसके साथ ऐसे बात करनी है, तो वो जो एक्शन किस तरह से मूव हो रहा था, जो आउट ऑफ स्ट्रीम मूव करके फिर दोबारा से मेन स्ट्रीम में कनेक्ट किया गया, तो ये इसकी एक हट के बात है। इवन दैट इज कॉल्ड द सोसाइटी इन द एजेंसी। अब यहाँ पे एजेंसी इसलिए क्योंकि देखो, एजेंसी का सिंपल मतलब है कि जैसे कि कोई किसी पोस्ट पे है, और हमें पता है कि वो एक ल्यूक्रेटिव पोस्ट है, एक टॉप क्लास पोस्ट है, तो उसके हिसाब से हम उससे कनेक्ट होंगे, उस तरह से एक कन्वर्सेशन होगा। पर अगर जब हम उससे पता करते हैं कि वो एक दूसरी पर्सनैलिटी है, तो हमारा जो है बिहेवियर उसके लिए बदल जाएगा। तो यही एज एन एजेंसी जो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर स्विच हो रहे हैं, तो इसीलिए जो है एक्शंस भी जो है हर जगह बदले जा रहे हैं। रोल ऑफ वुमेन, प्ले में वुमेन का बहुत अच्छा रोल है। इवन दैट द फीमेल कैरेक्टर जो है डिस proportionality constrained, while some men like the Claudio and the Angelo are able to thwart the social mores, ableed with the varying degrees of the success। देखो जो क्लॉडियो है और एंजेलो, ये दोनों यहाँ पे फीमेल का यूज कर रहे हैं। जैसे कि उसने क्लॉडियो ने शादी से पहले ही जो है प्रेग्नेंट कर दिया, अब देखा जाए तो गलत है। और एंजेलो जो है, एंजेलो तो आप देख ही रहे हो कि सिर्फ शरीर की डिमांड कर रहा है। और मैरियाना के साथ भी एंजेलो का सीन, इवन इसाबेला के साथ भी एंजेलो का सीन, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं शेक्सपियर के जो फीमेल कैरेक्टर यहाँ पे फीबल लग रहे हैं, कमजोर से लग रहे हैं, बट फिर भी जो इस कहानी का बहुत सबसे सुप्रीम है, इट मीन द पावर, वो यहाँ पे फीमेल को फुल रिस्पेक्ट दे रहा है, जहाँ पे वो एट द एंड पूछता है कि इसाबेला से कि अब तुम क्या चाहती हो। एक तो कहानी का इतना पावरफुल कैरेक्टर, और दूसरा एंजेलो जिसने कि पावर ड्राइव करी थी ड्यूक से, वो इसाबेला से किस तरह से पेश आ रहा है और ड्यूक किस तरह से पेश आ रहा है। तो फीमेल को ऐसे बैलेंस वे में लिखा गया है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा जो है सब्जुगेटेड दिखाया गया है, बिल्कुल सप्रेस दिखाया गया, ऐसा नहीं है। कैरेक्टर और इवन जैसे कि पावरफुल है, तो जो पावरफुल कैरेक्टर यानी ड्यूक, वो इसाबेला से बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, जो कि हमें इसे पेट्रियार्कल डोमिनेंस में ज्यादा नहीं डालने देती। इट इज अ वेरी बैलेंस पीस ऑफ द राइटिंग। तो बहुत बैलेंस करके लिखा गया है। दैट मोर प्लॉसिबल द मोटिवेशन द स्लीपिंग ऑफ द एंजेलो इज लेजिटिमाइड, बाकी आप देख लेना है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी राइटिंग में फीमेल को बहुत ज्यादा इसमें लो ग्रेडेड और डिप्रेस दिखाया गया हो। इस कॉन्स्टेंट विद शी इज पैरालाइज्ड व्हेन द टू सिस्टर एंड द नन। फिर यहाँ पे दिखा रखे कि जैसे कि दो रोल है, इवन एक साइड जो है वो सिस्टर का रोल है,
कि भाई ये वाला सही रहेगा और दूसरी तरफ जो है वो नन का रोल है। अब किसको ज़्यादा बेहतर करे? इवन अपनी वर्जिनिटी लूज़ करना है तो अपने एज़ एन बहन का वो फ़र्ज़ निभाना है। अगर वो करते हैं तो दूसरा रिलिजन के ऊपर थ्रेट आ जाएगा जो कि यार ये मॉरल डिकेडेंस है, यानी जो मोरालिटी है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह का जो कन्फ्यूज़न है, इस तरह का जो परप्लेक्शन है जो कि शेक्सपियर की राइटिंग का सबसे एक परफेक्ट पार्ट है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हैमलेट आप देखते हो टू बी और नॉट टू बी, और भी जो बाकी कैरेक्टर्स हैं अलग-अलग इवन ड्रामा में, इवन कॉमेडी में, वो जो परप्लेक्शन है, वो जो कन्फ्यूज़न है टू टेक द डिसीज़न, है ना? वो सबसे मेन है जो कि इस राइटिंग में भी हमें यहाँ पे दिख रहा है इसाबेला कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यही जो पैराप्रैक्सिस है वो शेक्सपियर की कैरेक्टर की खासियत होती है जो कि इस राइटिंग में भी हमें देखने को मिल रहा है। विद द फीमेल यहाँ पे टेंस्ड है, इज नॉट उतनी पावर में नहीं लग रही इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन और द पर्टिकुलर डिसीजन। तो इसाबेला के थ्रू वो दिखा रखा है। तो फीमेल अगर पूरे वे में देखा जाए तो बैलेंस्ड है, कई जगह प्रोस्टिट्यूशन का सीन भी है। तो और कई जगह ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में जो है फीमेल एज एन डिफरेंट और डिविएट रोल भी प्ले कर रही है। और रिव्यू पेपर ऑन द विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर, अब यहाँ पे हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर की जो मेजर फॉर मेजर हैज बीन कैप्टिवेटेड द ऑडियंसेस, बहुत पसंद आई ऑडियंसेस को। एंड जो थीम की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरालिटी, जस्टिस एंड अब्यूज ऑफ पावर। तो ये तीन है जो कि आपको ध्यान रखना है। एक तरफ मोरालिटी है, सेकंड जस्टिस एंड थर्ड इज अब्यूज ऑफ पावर। दिस रिव्यू इवन इट डेवलप्स अ वेरियस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इसमें दिखाया गया है। अब इंट्रोडक्शन पे देखते हैं इस मेजर फॉर मेजर। देखो आप ऊपर वाला भी ध्यान रख सकते हो, एनालिसिस ऑफ द की थीम, जैसे कि शेक्सपियर जो है गेन द इंक्रीजिंग अटेंशन इन द रिसेंट ईयर, वो सब लिख रखा है। द मेजर फॉर मेजर इज वन ऑफ द विलियम शेक्सपियर इंट्रिग्यूइंग एंड थॉट provoking plays, stands the testament to the bard unparalleled ability to explore the complexities of the human nature and society। इसमें ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज इन सबको दिखाया गया। रिटन इन 17th सेंचुरी जेकोबियन एरा में लिखा गया। जेकोबियन पीरियड में 1601 जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई, तो यहाँ से जेम्स वन की शुरुआत होती है, तो जेकोबियन पीरियड है। और इसके साथ साथ जो है बाकी शेक्सपियर और भी फेमस प्ले पे अपने काम कर रहे थे जैसे कि हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट एंड सो ऑन। The vibrancy of the Vena, the measure for the measure unfolds a crippled tale of the political intrigue and the personal dilemma। तो यहाँ पे देखो पॉलिटिकल इंटरव्यू भी दिखाया गया है। इवन किस तरह से मोनार्कल सिस्टम में पावर ट्रांसफर करने के बाद किस तरह से उसका एक डिजास्टर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एंड इवन द पर्सनल डिलेमा भी है कि एंजेलो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में किस तरह से झुका हुआ था। इवन हर कैरेक्टर जो है वो किस तरह से झुका हुआ था उसको दिख रहा है कि एट द एंड में ड्यूक भी जो है वो इसबेला की तरफ अट्रैक्टेड था, नहीं तो वो इस तरह के क्वेश्चन रेज ही नहीं करता है और ना इस तरह की चीजें इवन इस तरह के क्वेश्चन रेज नहीं करता रीडर के आगे और जो भी वहाँ पे ऑडियंस देख रही है उनके आगे, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि मतलब ड्यूक के मन में भी इसाबेला को लेके ये सब है। The play enduring an appeal lies in the ability to raise the profound questions on the nature of the morality, कि किस हद तक कौन सा कैरेक्टर कितना सही है, मतलब abuse of the power, जब पावर किसी के हाथ में आते हैं तो किस तरह से वो उसका abusive यूज कर सकता है, and the complex dynamic of the human relationship। तो ये तीन आपका लाना is the nature of the morality, abuse of the power and the complex nature of the human relationship। तो जितने भी इवन पढ़ रहे थे टाइमलेस इशू लाइक द मेजर फॉर द मेजर रिमेंस अ कंपेलिंग वर्क दैट इनवाइट्स एक्सप्लोरेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है ज्यादा फोकस्ड है ये राइटिंग। और यहाँ पे देखो मेजर फॉर मेजर शेक्सपियर लेसर नोन प्ले बट दी एज अ सिग्निफिकेंट क्रिटिकल अटेंशन इसे काफी मिला है। जैसे इसमें देखो कौन कौन से कंसेप्ट है। फर्स्ट इज द सेक्सुअलिटी एंड द मोरालिटी। मैनी स्कॉलर को कई स्कॉलर को ऐसा लगा था सेंट्रल थीम जो है वो इसमें सेक्सुअलिटी है एंड द मोरालिटी। बिल्कुल सही। द प्ले एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द मॉरल लॉ, कि हम किस हद तक जो है हमें मॉरल लॉस पे टिके रहना है, और इवन द ह्यूमन डिजायर, दोनों अलग अलग चीजों को दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो इसाबेला के थ्रू ही दिखता है। एक तरफ जो है हमारे पास वो कि किस तरह से एक रूल पे लगे रहना है फॉर द नन, और दूसरी तरफ जो है एज एन डिजायर भी कि अपने भाई को भी बचाना है। As in problem play भी है is often categorized one of the Shakespeare's problem play due to its complex and the ambiguous theme। तो प्रॉब्लम प्ले क्या होते हैं जिनके थीम बड़ी कॉम्प्लेक्स होता है, आप उसके कई अलग अलग तरह की थीम्स निकाल सकते हो, और एम्बिगुअस थीम है। एग्जैक्ट कोई एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम में कोई आपको एक थीम नहीं मिलेगा कि हाँ दिस इज व्हाट द सेंट्रल थीम ऑफ द होल राइटिंग, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला।
तो इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं प्रॉब्लम प्ले। दिस प्ले डू नॉट फिट नियरली इनटू द कॉमेडी, ना तो ये कॉमेडी में आते इवन नॉट ट्रेजेडी जॉनरा में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। प्रॉब्लम प्ले क्या होते हैं जो कि ना ही पूरी तरह से कॉमेडी में फिट आते हैं ना ही पूरी तरह से ट्रेजेडी में। दे ऑफन रेज द मॉरल और इथिकल क्वेश्चंस भी रेज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रटना है बिल्कुल, कि ना जो कॉमेडी में आते हैं ना जो ट्रेजेडी में आते हैं, जिसका कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस थीम हो, जो मॉरल और एथिकल क्वेश्चन रेज करते हैं, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं एज एन प्रॉब्लम प्ले। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्कॉलर्स हैव डिबेटेड वेदर द प्ले अल्टीमेटली प्रेजेंट ए मॉरल, या तो मॉरल इसमें क्लियर रेजोल्यूशन में हो, या फिर हम इसे एज एन कॉमेडी ट्रीट करें। पर इसका जो एम्बिगुअस है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा क्या है इसमें। ना द गवर्नमेंट और जस्टिस का कंसेप्ट है इसमें, जो कि एंड में हम देखते हैं सेक्सुअल इमॉर्टैलिटी रेसेस द क्वेश्चन ऑफ द अब्यूज ऑफ द पावर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो ये सब भी है जो आप एंड में देख रहे हो कहानी में। इसabella एंड द जेंडर इशू भी दिखाया गया है, जहाँ पे Care regarding to the gender and the power dynamics. They take examine that she investigates a male-dominated society and choice that she make in the face of the moral dilemma. कि मेल ओरिएंटेड और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ज़्यादा दिखाई गई, यहाँ पे फीमेल के पास उतनी पावर नहीं है जो एज एन एक्सपेक्टेड थी राइटिंग में। शेक्सपियर की लैंग्वेज एंड द स्टाइल, जब हम इसमें मूव करते हैं तो स्कॉलर्स ने ये एनालाइज किया द लैंग्वेज, कि दे एक्सप्लोर दैट द यूज ऑफ मेटाफर काफ़ी यूज़ किए गए हैं, इवन द इमेजरी का भी काफ़ी यूज़ किया गया है ये। The sources and influence researcher often investigate the source and the influence that may inspire the Shakespeare की इस राइटिंग ने। Some have pointed the historical event कि कोई historical event था जिसको शेक्सपियर से टच हुए और उन्होंने फिर ये लिखा। या कई कह रहे हैं ये कोई रिलीजियस टेक्स्ट है, इवन द बाइबल सा है द टाइटल द मेजर फॉर मेजर, तो शायद उससे हो। Performance and adaptation. In addition to the textual analysis, the scholars and the practitioner examine the play ऑन द परफॉर्मेंस एंड एडेप्टेशन। डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्शन और अलग अलग स्टेज पे इसे प्रोजेक्ट किया गया और दिखाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द इंटरप्रिटेशन। हर अलग अलग एजेस ने इसको अलग अलग एंगल से इंटरप्रेट किया। इवन द मॉडर्न टाइम में अगर आप शेक्सपियर का स्टेज और डायरेक्शन अगर उसके ऊपर जो है शेक्सपियर स्कूल है जहाँ पे इस तरह की एक्टिंग और परफॉर्मेंस होती है, वहाँ पे भी इस तरह के प्ले के ऊपर बहुत सारी जो है डायरेक्शन इवन द स्टेज ओरिएंटेशन वो दिखाया जाता है। हिस्टोरिकल एंड द लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेजर फॉर मेजर। सबसे पहले जैकोबियन एरा में लिखी गई है द 17th सेंचुरी। पॉलिटिकल क्लाइमेट ड्यूरिंग जेम्स वन के टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था, इवन गन पाउडर प्लॉट आप जानते होंगे 1605 में जो गन पाउडर प्लॉट आया था, और उसमें किस तरह से जेम्स वन को मारने की प्लानिंग चल रही थी, और वो पर प्लानिंग पूरी तरह से हुआ नहीं क्योंकि पकड़ा गया उसमें। जो लोग थे उसमें वो पकड़े गए जो प्लान कर रहे थे। दी पॉलिटिकल अनसर्टेन शिफ्टिंग ऑफ पावर और पावर डायनेमिक्स को कैसे शिफ्ट करने की बात चल रही थी। इस तरह का कंसेप्ट जो है मेजर फॉर मेजर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कंसेप्ट जो है अथॉरिटी एंड जस्टिस, कि किस तरह की जो अथॉरिटी और किस तरह का जो जस्टिस है वो कंसेप्ट रखा गया है। इवेंचुअली हम देखते हैं कि द यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड एंड द किंग के अंदर किस तरह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों जो है वो मिक्स होने लग गए थे। तो पॉलिटिकल चेंज या फिर हम कहें गन पाउडर प्लॉट जिसमें जेम्स वन को मारने का कंसेप्ट था, तो वो जो जस्टिस का कंसेप्ट है और जो अथॉरिटी का कंसेप्ट है वो इसमें भी रेज किया गया है। और इसके बाद मॉरल और रिलीजियस कंसर्न अगर हम बात करेंगे इस अबाउट द मोरालिटी, जो कि पूरी राइटिंग में रिलीजियस कंसर्न इसabella के थ्रू दिखाया गया है। लिटरेरी एंड थिएट्रिकल ट्रेंड। शेक्सपियर वाज इन हाइट ऑफ हिज करियर जैकोबियन पीरियड में, बिल्कुल हम सब जानते हैं। द प्ले इज कंसिडर्ड वन ऑफ द शेक्सपियर प्रॉब्लम पे प्ले कंसिडर किया जाता है क्योंकि एम्बिगियस थीम की वजह से। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेजिक कॉमेडी मेजर फॉर द मेजर बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ द ट्रेजिक कॉमेडी के अंडर भी आती है, बिकॉज विच वाज पॉपुलर ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड में। क्योंकि इसमें देखो एलिमेंट्स क्या है, वो बहुत ट्रेजेडी भी है इवन द कॉमेडी भी है, तो हम इसे ट्रेजिक कॉमेडी के अंडर भी कंसिडर कर सकते हैं। लीगल एंड द सोशल इशू। Okay, Jacobian England, Measure for Measure engages this topic through its portrayal of the Angelo strict and the morally ambiguous rule. तो यहाँ पे एंजेलो का जिस तरह का रूल दिखाया है, इट मे बी हम बोल सकते हैं एज एन कमेंट ऑफ द जैकोबियन पीरियड ऑफ द जेम्स वन, कि एंजेलो को एज एन जेम्स वन प्रेजेंट किया गया है और द ड्यूक एज एन द क्वीन एलिजाबेथ और एलिजाबेथन इंग्लैंड। तो एज एन कल्चरल चेंज इन इंग्लैंड इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द मोरालिटी। देखो इस पूरे जो प्रॉब्लम प्ले है इवन द मेजर फॉर मेजर, इसमें जो है मोरालिटी जस्टिस एंड द पावर इन सब के कंसेप्ट को रखा गया है। शेक्सपियर के जो मेजर फॉर द मेजर इज ए प्रॉब्लम ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड द मैरिज।
अब यहाँ पे सोशल रिफॉर्म की भी बात की गई है। देखो, इट्स अबाउट द सोशल रिफॉर्म एंड द मैरिज इन द अर्ली मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी। इट्स अ प्ले दैट हैज बीन लोकेटेड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द 17th सेंचुरी। बिल्कुल सही। सिटी ऑफ वीना में दिखाई गई। द फेमिनिस्ट एंड द हिस्टोरिसिस्ट critic have been cited in the article in an interpretation of the play which requires the consideration of the role of the woman and their status in the play world। तो वुमेन का स्टेटस दिखाया गया है और मैरिज का कंसेप्ट भी दिखाया गया है। कैसे, देखो एट द एंड में आप देख रहे हो, जो स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लॉडियो क्लॉडियो को सजा क्यों थी, क्योंकि वो शादी से पहले उसने वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया। और एट द एंड ड्यूक ड्यूक भी इसाबेला को प्रपोज कर रहा है कि फॉर द मैरिज। और यहाँ पे ड्यूक जब जस्टिस कर रहा होता है तब वो वहाँ पे लूसियो को भी कहता है कि तुम्हें शादी करनी होगी, बेशक वो प्रोस्टिट्यूट है पर तुम्हारे साथ उसका बच्चा है तो तुम्हें शादी करनी होगी। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ द मैरिज। तो मैरिज एज एन बिल्कुल एक वेल रेगुलेटेड, एक पूरे फॉर्म, एक पूरे वेल डिजाइन में दिखाया गया। The issue of the private and the public marriages and the ambiguity governing the laws on the marriage from the complex problem raised in the play। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक मैरिजेस अलग है और थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ द प्राइवेट मैरिज को अलग दिखाया गया है। It is the contention of the article Shakespeare emphasized the need to regulate the legal system, कि लीगल सिस्टम के जो रूल्स हैं उसको रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि करप्शन होता जा रहा है लीगल सिस्टम के अंदर। क्योंकि देख रहे हो कि पहले से ही जो है बच्चा कर रखा है, फिर शादी कर रहे हो और कई ने शादी कर ही नहीं रहे हैं। और इवन दैट कॉन्जुगल रिलेशन की जो पावर है वो इस तरह से, और जो कॉन्जुगल जो उनके बीच में जो रिश्ता है उसका जो सर्टिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं इस पूरे राइटिंग में कहीं दिख ही नहीं रही। Marriage was therefore to be the most crucial issue in the regards of the aim of the dramatist and the literary writer to popularize the difficulty faced by the women। तो women क्या क्या difficulties face कर रहे थे after marriage and also before the marriage। Poetry and the criminal law, the idea of the punishment in Shakespeare, the measure for the measure। सबसे पहले ruler concludes that the laxity in enforcing the laws is the cause of the city disorder and the licentiousness। तो देखो, सबसे पहले जो ऑर्डर को पास करना था, तो मेजर फॉर मेजर में दिखाया गया किस तरह से उन्होंने लेट, एक तरह से जो ड्यूक था और एंजेलो एंजेलो ने एट द टाइम एक मेन टाइम पे इस तरह से जो है वो डिसीजन ले लिया, आते के साथ जो है क्लॉडियो को ऐसी सजा दे दी। पर इससे पिछले का जो ड्यूक था उसने, जो भी है हमारे पास जो रूलर है, उन्होंने इस तरह के लॉस को जो इम्प्लीमेंट नहीं किया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। He tries to bring as the subject of the law abidiness and the moderation by appointing during the absence of a deputy who will enforce the law strictly। इसीलिए ड्यूक वहां छोड़ के गया था ताकि एंजेलो एक तरह से अपने एक कुछ स्ट्रिक्टनेस लेके आए, कुछ एक बेहतर तरीके से रूल करे। इसका मतलब ड्यूक का रूल उस ऑर्डर में नहीं चल रहा था, तो इसीलिए उसने एंजेलो को पूरी पावर जो है वो ट्रांसफर करी थी। पर उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला इस राइटिंग में बाद में। द डेप्यूटी सिवियरिटी लीड्स however when he himself comes to the very fault that he condemns the other। और उस पावर का किस तरह से यूज करा यहाँ पे एंजेलो ने, कि उसका एक बहुत ही नेगेटिव वे से यूज कर दिया, एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने यूज करा। पर वो ऐसे यूज करना था कि पावर का, कि देख कह सकते हैं कि एक मिस यूज करा उसने पावर का। अब आगे की तरफ यहाँ रीडिंग द क्लॉडियो फ्रॉम द मेसर टू मेसर थ्रू फेमिनिज्म। अब यहाँ पे देखो क्लॉडियो को रीड करना है हमें थ्रू फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। देखो, शेक्सपियर की कोई भी राइटिंग है तो 5 एक्ट में लिखी जाती थी। तो यहाँ पे फीमेल का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत, जो कि सेकंड एंड थर्ड एक्ट से हमें दिखने लग जाती है कि फीमेल को शेक्सपियर किस तरह से घुमा रहे थे अपनी राइटिंग में। थ्रू अ नंबर ऑफ द स्टडीज जो कि हम ये बताते हैं द कैरेक्टर ऑफ द क्लॉडियो, इस कैरेक्टर फ्रॉम द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव स्टिल सीम टू हैव अ स्कोप फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि क्लॉडियो जो है and expose his patriarchal character that looks a woman only as a secondary to man। बिल्कुल सही, क्लॉडियो ने यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट किया। देखो, दो अलग अलग दिखते हैं, एक तो जूलियट को प्रेग्नेंट कर दिया, तो यहाँ पे एक तो, और दूसरा इसाबेला से ये बोला कि फर्स्ट टाइम इसाबेला को यहाँ पे क्या बोला गया कि ठीक है भाई तुम इस तरह से रहो। बाद में उसने बोल दिया कि नहीं, ये तो फीमेल है, बेशक इसकी बहन है पर फीमेल है। तो क्या है कि इसको क्लॉडियो को खुद बचने के लिए, यानी इसाबेला को अपनी वर्जिनिटी जो है वो एंजेलो को देनी होगी।
तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कजन मेल जो है मेल पावरफुल है, और यहाँ पे भी क्लॉडियो के डिसीजन को जो इसाबेला माने, यहाँ पे भी मेल ओरिएंटेशन देखने को मिली है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि मेल जो शावनिज्म है और जो मेल डोमिनेंस है वो क्लॉडियो के थ्रू जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब क्लॉडियो के थ्रू देखा जाता है तो फीमेल को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो एज एन सब्जुगेटेड और सप्रेस दिखाया गया है, और किस तरह से पेट्रियार्कल डोमिनेंस दिखाया गया है फीमेल के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स देख लेते हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट और द व्यू और द मेजर फॉर द मेजर बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर इज वन ऑफ हिज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड थॉट प्रोवोकिंग प्ले, is a problem play because it mixes the elements of the comedy and the dark moral questioning। तो देखो प्रॉब्लम प्ले का क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि पीछे के पॉइंट्स मैंने बताए थे वो तो एक तो ध्यान रखना, और उसके साथ ये भी आप लिखा ना दैट मिक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमेडी एंड द डार्क मॉरल क्वेश्चनिंग। From the exam point of the view, the several key concepts are important to understand. जैसे सेंट्रल थीम ऑफ द ड्रामा इज जस्टिस वर्सेस मर्सी, कि कहाँ पे दया दिखानी है और कहाँ पे जस्टिस है, और ये अलग अलग कैरेक्टर जो हैं वो अलग अलग चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ जस्टिस के लिए और कुछ मर्सी के लिए। जैसे द स्ट्रिक्ट लॉस एंड द मॉरल फॉरगिवनेस शुड बैलेंस इन द ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि ड्यूक विंसेंटियो जो एक्सपेरिमेंट ऑफ द लिविंग द एंजेलो इन चार्ज टेस्ट इज दिस आइडिया एंजेलो इन्फोर्सेस द वेना लॉस विद द हार्शनेस। अब देखो सबसे पहले ड्यूक ने किस तरह से एंजेलो को पावर दी और एंजेलो ने किस तरह से उसका मिसयूज किया, फिर एट द एंड जस्टिस वर्सेस मर्सी जो वही दिखाया जा रहा है, मैंने पनिशिंग द क्लॉडियो, और उसके बाद वाइल हिमसेल्फ द फॉलोइंग द प्रे टू द लस्ट फॉर द इसाबेला, और एंड में खुद जो है वो इसाबेला को जो है किस तरह से हिमसेल्फ फॉलोइंग प्रे टू लस्ट फॉर द इसाबेला, के एंड में जो है कि एंजेलो जो है वो किस तरह से पागल हो गया था इसाबेला को लेके, और ये सब द हाइपोक्रेसी ऑफ द करप्शन ऑफ द पावर एंड द ह्यूमन फ्रेलिटी। देखो इतना नहीं है, बस आप ये सब जरूर ध्यान रखना, जस्टिस वर्सेस मर्सी एंड द करप्शन ऑफ द पावर एंड द ह्यूमन फ्रेलिटी। इस तरह का जो कंसेप्ट यानी पावर इंसान किस तरह से कभी कमजोर हो जाता है, फ्रेल हो जाता है, फ्रेल मीन्स यहाँ पे वीक है, एंड द करप्शन ऑफ द पावर, और पावर का किस तरह से मिसयूज किया जाता है। अनदर कंसेप्ट है इसमें देयर वाज द सेक्सुअल मोरालिटी एंड द हिपोक्रेसी, कि किस तरह से दुनिया को दिखाने के लिए लोग जो है हिपोक्रेसी जो है वो, और जो सेक्सुअल मोरालिटी है वो, कि किस हद तक जो है एज इन सेक्स जो मैटर है वो मॉरल प्रिंसिपल पे मूव होता है, और हिपोक्रेसी किस तरह से समाज और जो कैरेक्टर होते हैं या कोई भी हो वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे शेक्सपियर ने एक्सपोज किया यहाँ पे द सोसाइटी जजेस द सेक्सुअल सिन हार्शली फॉर सम लाइक क्लोडियो एंड जूलियट व्हाइल एक्सक्यूजिंग द अदर। इसाबेला मॉरल डिलेमा जो देखने को मिला एक तरह से मोरालिटी के ऊपर। अब ऊपर बात करें कि शेक्सपियर ने यहाँ पे एक्सपोज करा सोसाइटी के जज को लेके, जिन्होंने जैसे क्लॉडियो है, क्लॉडियो ने लाइक द जूलियट एंड द क्लॉडियो उन्होंने पाप किया, पर किस तरह से उसे ट्रीट किया, और वाइल एक्सक्यूजिंग अदर, और बाकी जो है उनको एक्सक्यूज करा और इन्हें छोड़ दिया। तो एक तरह से यहाँ पे ये बताया गया कि क्लॉडियो और जूलियट ने भी तो गलत किया था, शादी से पहले उन्होंने जिस तरह से सेक्सुअल अफेयर कंटिन्यू करा, फिर बच्चा कर लिया शादी से पहले, तो ये गलत तो देखो इन्होंने भी किया था, और जो है वाइल एक्सक्यूजिंग द अदर, और बाकी को जो है एक्सक्यूज करा, और जो है इस तरह के कैरेक्टर को एज एन सेक्सुअल सिन जो तो अगर दिखाना था इस तरह के जो पाप किए गए तो बाकी सबके लिए सेम रखना था रूल, पर इन दोनों को छोड़ के, यानी एंजेलो ने इन दोनों के ऊपर तो फोकस किया, पर बाद में जब ड्यूक आता है तो ड्यूक इन दोनों को कहता है कोई नहीं तुम शादी कर लो, जस्टिस इस तरह से हो गया। और इसाबेला का जो मॉरल डिलेमा है वो देखा ही आपने, एक तरफ जो है एज एन सिस्टर का रोल प्ले करना है, दूसरी तरफ जो है एज एन नन का रोल प्ले करना है। फिर उसके बाद एक कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्च्यू एंड द ह्यूमन कंपैशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी कर चुके हैं, द डिवाइन जस्टिस वर्सेस द ह्यूमन जस्टिस, और ये भी एक तो डिवाइन जस्टिस का मतलब ऊपर से किस तरह से होगा, भगवान किस तरह से चीजों को करेंगे, और एक ह्यूमन जस्टिस है इंसान कैसे जस्टिस देता है, इन दोनों को भी और दिखाया गया है। कि finally the ending the mercy triumph over the punishment reflect the Christian ethics of the redemption and the forgiveness। एंड में जो है किस तरह से मर्सी जो है वो जीत जाती है ओवर द पनिशमेंट। तो यानी जो दया दया है यानी मर्सी जो है वो जो है पनिशमेंट के ऊपर जीत जाती है, क्योंकि एंजेलो को सजा देने वाला था यानी ड्यूक, और दे ही दिया था, पर इसाबेला और जो हमारे पास है मैरियाना, उनके जो मर्सी है उन्होंने उसे बचा लिया। तो इस तरह का जो क्रिश्चियन का जो मेन एथिक्स है अबाउट द रिडेम्पशन और द फॉरगिवनेस के मतलब माफ कर दो, ठीक है, और जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, ये जो कंसेप्ट है ये और इस राइटिंग में हमें देखने को मिला। इवन द मेजर फॉर द मैसेज जो टाइटल है वो खुद जो है वो बाइबल से लिया गया है।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं तो इट्स अबाउट द मॉरल करप्शन, जस्टिस, हिपोक्रेसी, पावर, मर्सी एंड सेक्सुअलिटी इन अ डिकेइंग सोसाइटी। तो ये दिखा रखा द ड्यूक ऑफ द वेना इज फुल ऑफ द हिडन सिन एंड द मॉरल वीकनेस। जो ड्यूक था वेना का, वो खुद उसके अंदर भी कुछ पाप था और उसके अंदर भी जो है हिडन सिन था और वीकनेस था, जो कि कहानी के एंड में और बीच-बीच में कई जगह हमें देखने को मिल रही है। शेक्सपियर ने यहाँ पे एक्सपोज़ किया द एब्सोल्यूट पावर कैन करप्ट इवन द सीमिंगली द प्योर। जो प्योर होते हैं उनको भी एब्सोल्यूट पावर जो है वो करप्ट कर देती है, जो कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है। Another major concept is the law versus the equity and justice without compassion and the God's mercy disguises a human action, है ना। तो कुछ पॉइंट्स आप वैसे देख लेना। द प्ले ऑल्सो क्वेश्चन है तो जेंडर के ऊपर भी, सेक्सुअलिटी के ऊपर भी, स्ट्रगल बिटवीन द स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड अर्थली ड्यूटी। ठीक है, इनको भी दिखाया गया। बाकी आप कनेक्ट कर लेना किस किस तरह से आप कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर को जो है वो इसमें डाल के देख सकते हो। स्पिरिचुअल प्योरिटी का मतलब है जैसे नन बनना है, उसे उधर से बदल स्पिरिचुअल प्योरिटी, और उसको बैलेंस करना है। तो उसके ऊपर ही दिखाया गया इसाबेला को, और एंड में जो है ड्यूक इसाबेला से पूछ रहा है कि अब वो क्या करना चाहती है, इस फॉर मूविंग फॉर द स्पिरिचुअल प्योरिटी या फिर अर्थली ड्यूटी। यानी एंड में वो करना क्या चाहती है, शादी करना चाहती है, इट्स पार्ट ऑफ द अर्थली ड्यूटी और स्पिरिचुअल प्योरिटी। और अर्थली ड्यूटी और भी हम इसमें मीनिंग अटैच कर सकते हैं, यानी जिस तरह से जो हर जितने भी कैरेक्टर हैं इस पूरी कहानी के, ड्रामा के, उन सब की कुछ ना कुछ जो है वो अपना जो इस पूरी धरती पे उनका जो काम है वो कर रहे हैं वो। जैसे जो है एंजेलो को जो काम दिया गया था वो कर रहा है, ड्यूक को जो काम दिया गया था वो कर रहा है, क्लॉडियो को, जो हर कैरेक्टर अपने अपने काम को कर रहे हैं, दैट इज द अर्थली ड्यूटी। और दूसरा हमारे पास है स्पिरिचुअल ब्यूटी। जो टाइटल है कम्स फ्रॉम द बाइबल, मैथ्यू 7:2, सजेस्टिंग द मॉरल बैलेंस एंड द रिट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही, जैसा करा है वैसा ही मिलेगा। इट्स अ टिट फॉर द टैट एंड द मेजर फॉर द मेजर। वो ये मॉरल बैलेंस और रिट्रीब्यूशन की बात करती है, जहां पे दिस रिफ्लेक्ट द प्लेइंग एंड एवरी कैरेक्टर रिसीव द फिटिंग द मॉरल मेजर। हर कैरेक्टर जो है वो फिट भी हो रहा है मेजर फॉर मेजर, कि हर कि मतलब हर कैरेक्टर को नापा जा रहा है कि वो किस तरह से इस कहानी में अपनी मोरालिटी को फिट करने वाले हैं। मेन सीन की बात करते हैं, एक्ट 1 सीन 2, क्लॉडियो का अरेस्टमेंट है। क्लॉडियो अरेस्ट हो जाता है। टिप दैट हाउ द लूशियो लैंग्वेज मॉक्स द सीरियसनेस ऑफ द जस्टिस। यहाँ पे इंट्रोड्यूस द मॉरल डिक्लाइन ऑफ द वेना। वेना का मॉरल डिक्लाइन दिखाया जा रहा है, किस तरह से लोग वहाँ के हो गए। क्लॉडियो शादी करे बिना जो है वो बच्चा पैदा कर रहा है, इस तरह का ये। और एक्ट 2 में इसाबेला जो प्लीड करती है फॉर क्लॉडियो, क्लॉडियो के लिए। एक्ट 2 सीन 4 में जो है, अब देखो यहाँ पे कोट लिखा गया, इट्स एन एक्सीलेंट टू हैव ए जायंट स्ट्रेंथ बट इट इज टायरनस to use it like a giant, a key line on abuse of power. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन है जहाँ पे इसाबेला जो है वो आर्ग्यू कर रही है फॉर द मर्सी एंड द एंजेलो डिजायर अवेकन्स। इसाबेला यहाँ पे मर्सी यानी दया मांग रही है अपने भाई के लिए। और यहाँ पे लिखा है इट इज एक्सलेंट टू हैव ए जायंट स्ट्रेंथ। अच्छी बात है कि किसी के पास बहुत ताकत है, बट इट इज टायरनियस टू यूज इट लाइक ए जायंट। पर वो बहुत ही ज्यादा विनाशक हो जाता है जब उसे कोई जो बड़ा आदमी है उसे बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल करे। तो ये लाइन जो है यहाँ पे बोली गई है रिगार्डिंग टू द एंजेलो, क्योंकि वो पावरफुल हो गया है और पावरफुल के साथ साथ वो अत्याचारी भी हो गया, टायरनस। एंजेलो टेम्प्ट्स इसाबेला। एंजेलो किस तरह से यहाँ पे लाइन मार रहा है इसाबेला पे, वो दिखाया गया। फोकस ऑन द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेक्सुअल कोर्सन। और सीन नंबर जो हमारे पास है, द प्रेजेंट सीन दिखाया गया, दे हाईलाइट द ह्यूमन फियर, द वीकनेस इन इसाबेला का जो मॉरल रिजिडिटी, यानी किस तरह से क्लोडियो के पास जाती है और वो बताती है। Scene 1:6, the bed trick and the Duke manipulation introduce the deception as a tool for the justice। ये कुछ सीन आप देख लेना, बाकी कौन कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है। अब एग्जाम टिप्स फॉर द राइटिंग आंसर। एग्जाम टिप क्या है, देखो कोई भी अगर आपको आंसर लिखना हो, स्टार्ट विद थीसिस। कोई एक मेन पॉइंट लिखो। इट मीन सबसे मेन आप क्या कहना चाह सकते हैं। जैसे कि देखो ये शेक्सपियर की जो मेजर फॉर मेजर एग्जामिन्स हाउ जस्टिस, मर्सी एंड हिपोक्रेसी डिफाइन द ह्यूमन गवर्नेंस। इस तरह से शुरू कर सकते हो कि शेक्सपियर की जो मेजर फॉर मेजर है वो ये दिखाती है कैसे कि जस्टिस जो है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, मर्सी और हिपोक्रेसी ह्यूमन को किस तरह से गवर्न करते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद की कोटेशन डाल सकती है, दैट सम राइज बाय द सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। कुछ जो है वो अपने पाप से उठते हैं और कुछ जिनका वर्च्यू गिर जाता है, उनके अंदर काइंडनेस गिर जाती है, वो इस तरह से उठते हैं। शॉर्ट एंड रिलेवेंट। इसके बाद बैलेंस करना होता है थीम विद द सीन। हर सीन को उठा के आप उसकी कुछ कुछ मेन मेन बातें जो है वो आंसर राइटिंग में लिखना है, कनेक्टेड विद द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से कनेक्टेड होना चाहिए और आपको देखना है कौन कौन सा थीम उससे टच करेगा। फिर टाइटल का मीनिंग, अगर जहाँ पे हो प्ले का मॉरल स्ट्रक्चर जरूर लिखें जिसके ऊपर डिजाइन है। और क्योंकि ये प्रॉब्लम प्ले है तो आपको हर जगह जो है वो प्रॉब्लम प्ले लिखना जरूर होगा, कि मतलब हर जगह नहीं, मतलब आंसर में कहीं ना कहीं आपको मेंशन करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम प्ले, क्योंकि ये मिक्स करती है कॉमेडी,
कॉमेडी को विद सीरियस मॉरल इशू के साथ, और एंड करना है विद जजमेंट, जैसे कि शेक्सपियर ने सजेस्ट किया दैट मर्सी नॉट लॉ इज द ट्रू मेजर ऑफ द जस्टिस, कि मर्सी जो है किसी को छोड़ देना, दया देना, दया करना, वो मेन जस्टिस माना जाता है, ना कि किसी को पनिशमेंट देना। तो इस तरह से आप एंड कर सकते हो किसी आंसर को। अब यहाँ पे मेजर फॉर मेजर में क्विक रिवीजन नोट्स देखते हैं। फर्स्ट थिंग द सेंट्रल आइडिया, तो मेजर फॉर मेजर एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन द जस्टिस एंड द मर्सी, वही वाली बात है, द करप्शन ऑफ द पावर एंड द मॉरल वीकनेस ऑफ द ह्यूमैनिटी। इट आस्क्स द कैन स्ट्रिक्ट लॉ क्रिएट वर्च्यू, क्या लॉ स्ट्रिक्ट बनाने से वर्च्यू बिल्ड की जा सकती है, गुड क्वालिटी, और मस्ट मर्सी गाइड द जस्टिस, और क्या मर्सी से जो है हम जस्टिस को गाइड कर सकते हैं। इस तरह के सीरियस क्वेश्चन रेज करती है ये जो ड्रामा है। मेजर थीम एंड कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो जस्टिस वर्सेस मर्सी इज वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया, हम बोल सकते हैं द सेंट्रल थीम ऑफ द राइटिंग। स्ट्रिक्ट लॉ एंड द पनिशमेंट, जहाँ पे ड्यूक ने खुद एक कोट करा है, ड्यूक का कोट है यहाँ पे, नो सेरेमनी that to great ones longs not the king's crown nor the deputed sword. The play shows that justice without mercy become the tyranny. अगर जस्टिस बिना दया के की जाए तो वो फिर एक तरह का अत्याचार ही है। द पावर इन करप्शन, बाकी एक कोट है, अगर कोई एक दो कोट अगर आप याद कर सकते हो और वो लिख के आ सकते हैं, पावर एंड करप्शन, अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो आप देखो एक दो कोट की प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही लिखना होता है, बना थोड़ा बहुत भी अगर आप यहाँ पे मैनेज कर लोगे तो बात बन जाएगी। और वही वाली बात है, सेक्सुअल मोरालिटी एंड द हिपोक्रेसी जो हम पीछे से करते आ रहे हैं अभी, वर्च्यू एंड द ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन पैशन, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, रिलीजियस एंड द मॉरल टोन। की सीन फॉर द एग्जाम आप ये करके आ सकते हो, एक्ट 1 सीन 2, जहाँ पे क्लोडियो को अरेस्ट करा था फॉर द फोर्किनेशन, के फोर्किनेशन मतलब किस तरह से उसने बच्चा पैदा कर लिया उससे पहले। यहाँ पे सोसाइटी के डिके, मॉरल लॉ वर्सेस द नेचुरल डिजायर का कंसेप्ट है, एक्ट 2 सीन 2, जहाँ पे इसाबेला जो है एंजेलो से प्लीड कर रही है, और यहाँ पे दिखाया जाता है पावर, जस्टिस, मर्सी, फेमस कोट है यहाँ पे, द जायंट स्ट्रेंथ, ठीक है, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इससे पीछे, 4-5 स्लाइड पीछे आप जाके देख लेना, मैंने कवर करवा रखा है आपको। एक्ट 2 सीन 4 ऐसी है, ये हमें करप्शन, हिपोक्रेसी और द टेस्ट ऑफ द वर्च्यू दिखाती है, जहाँ पे एंजेलो जो है वो इसाबेला के ऊपर टेम्प्ट करता है, यानी कोशिश करता है कि उसको उसके शरीर को किस तरह से यूज करे और कैसे उससे डील करे, और वो दैट्स द सेक्सुअल डील। और एक्ट 3 सीन 1 एक प्रिजन सीन है, ऐसी देखो देखो जितने एक्ट अगर कुछ एक्ट अगर आपको याद हो और आप उसको लिख के आ सकते हैं तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है आपका बहुत अच्छा पड़ेगा। थीम और उसके बाद कोट है, अगर जस्टिस का कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपका कोट ये कर लेना, वी मस्ट नॉट मेक अ स्केयर ऑफ द लॉ, ठीक है। ये सारे बाकी कोटेशन है जो कि मैंने ऐड कर रखा है, और ये क्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं जो कि थीम वाली है। तो देखो मेन है मर्सी हो, चाहे वर्च्यू हो, चाहे हिपोक्रेसी हो, चाहे पावर हो, चाहे जस्टिस हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको ये आंसर तो लिख के आना ही पड़ेगा। तो एक एक दो दो अगर आपने ये याद कर रखा हो द कोट, तो इससे बात बन जाएगी। और टाइटल मीनिंग क्या है, मेजर स्टिल फॉर मैंने मेजर है ना, इसको भी कवर कर रखा है कि जैसे चीज़ों को नापना है, इसमें कौन किस लेवल पे जो है वो सही मूव कर रहा है, और जैसा कर रहे हैं वैसा ही जो हमें रिवर्ट मिलने वाला है। और मेजर स्टिल फॉर द मेजर, यानी हमें नापना है स्टिल फॉर द मेजर, ताकि हम उसे आगे भी नाप सके। अब ये भी कह सकते हो कि हर कैरेक्टर जो है वो जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो आगे उस तरह की और उस तरह की चीज़ें उसके साथ और हो रही है। बैकग्राउंड स्टडी ऑफ द मैसेज फॉर द मैसेज बाय विलियम शेक्सपियर, डेट एंड द जॉनरा 1603 1604 में किंग्स जेम्स वन के टाइम पे लिखी गई है, और शेक्सपियर ग्रुप यानी प्रॉब्लम प्ले के टाइम पे लिखी गई है, यानी प्रॉब्लम प्लेस के अंडर आती है, जैसे कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल या ट्रोलिस एंड क्रिसीड, ये सब प्रॉब्लम प्ले है। तो ये भी एक प्रॉब्लम प्ले का परफेक्ट एग्जांपल है। पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्क्वेस्ट देखा, जेकोबियन इंग्लैंड में लिखी गई है, जेम्स वन 1603, लॉ, ऑर्डर, डिवाइन जस्टिस उस समय कंसेप्ट मूव कर रहे थे, तो यही कहानी के अंदर भी डाला गया है। इसके बाद सेक्सुअल इमोरलिटी सॉरी, करप्शन, द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी, ये सब भी है जो उस समय चल रहा था, और इसको इन सबको भी आंसर राइटिंग में इंक्लूड किया गया है, आंसर राइटिंग में सॉरी ड्रामा में। यहाँ पे सोर्स और इंस्पिरेशन है, जहाँ पे द मेन सोर्स जो है वो इज अबाउट द प्रोमोस एंड द कैसेंड्रा। ये जो एक प्ले है जिसे कि जॉर्ज वेटस्टोन ने की प्ले है, दैट्स प्रोमोस एंड द कैसेंड्रा, इट बेस्ड ऑन द सिंथियो इटालियन टेल एफिटिशिया। शेक्सपियर ने भी इसी तरह से अपने जो सोर्सेज है, जैसे कि मेड द एंडिंग मोर मर्सीफुल
एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ रखा है टू द एंजेलो एंड द एसाबेला। तो हम बोल सकते हैं मेन सोर्स है जहाँ से थोड़े बहुत आइडियाज जो है वो लिए गए हैं, वो प्रोमोस एंड द कैसेंड्रा 1578 का जो प्ले है जिसे जॉर्ज वेस्टॉन ने लिखा था, वहां से थोड़ा बहुत आइडिया लिया गया है। उसके बाद जो बेड ट्रिक है जैसे कि मेरियाना रिप्लेसिंग दी Isabella and the Duke का जो disguise as in friar, both come from these earlier tales, और इन्हीं कहानियों से आया जो ऊपर की कहानी है, बट शेक्सपियर gave them moral and the religious symbolism। तो यानी प्रोमोस एंड कैसेंड्रा से काफी जो है सीन को एज इट इज वैसे प्रेजेंट किया, बस थोड़े से उसमें बदलाव लाए गए हैं। रिटन ड्यूरिंग द इंटेंस रिलीजियस डिबेट, उस समय लिखा गया था जिस समय बहुत रिलीजियस डिबेट चल रहा था अबाउट द कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंटिज्म, एंड क्वेश्चन अबाउट द सिन रिपेंटेंस डिवाइन, इसी तरह का कंसेप्ट जो है वो इसमें भी डाला गया था। टाइटल कम फ्रॉम द बाइबल से, फॉर विथ व्हाट मेजर ये मिटे इट शैल बी द मेजर टू यू अगेन, है ना। दिस expresses the place moral principle, everyone receive justice in proportion of their deed। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, यानी जितना प्रपोर्शन का आपने अच्छा किया है उतना ही प्रपोर्शन का आपके साथ जो है वो अच्छा होगा। द सिटी ऑफ वेना सिंबोलिज्म, वेना को यहाँ पे एज एन करप्ट डिकेइंग सोसाइटी दिखा रखा है, लाइक द लंदन इन द शेक्सपियर टाइम इज फुल ऑफ द ब्रॉथल ग्रीड एंड हिपोक्रेसी, इसी तरह से वेना को शो कर रखा है। द ड्यूक का जो एक्सपेरिमेंट इज अ काइंड ऑफ द मॉरल रिफॉर्मेशन, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लॉ एंड द लिबर्टी, ये और दिखाया गया, द बैलेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड द फ्रीडम, वुमेन एंड द मोरालिटी, एलिजाबेथन एंड द जैकोबियन जेंडर एक्सपेक्टेशन दिखाया गया, किस तरह से दोनों टाइम पीरियड में जेंडर की वैल्यू कैसी थी, एंड द आइडिया ऑफ द फीमेल वर्च्यू का कंसेप्ट रखा गया जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, द रिडेम्पशन कंसेप्ट भी है क्रिश्चियनिटी का। अब लिटरेरी बैकग्राउंड पे आते हैं तो इज अ लेट मिडिल पीरियड, इट कंबाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमेडी जैसे एंडिंग विद द मैरिज, और ट्रेजिक थीम भी है जैसे सिन जजमेंट, ये सब मोरालिटी प्ले भी है जो कि मिडिल एजेस में लिखे जाते थे, जिसमें कि जस्टिस मर्सी सिन इस तरह की बात की जाती थी जो इसमें भी की गई है। फिलोसफिकल बैकग्राउंड है जहाँ पे रेनेसा ह्यूमैनिज्म जैसे कंसेप्ट को रखा गया है। रेनेसा का हम मतलब समझते हैं जैसे रिवाइवल हो गया, रीबर्थ हो गया, होमोसेंट्रिसिज्म की तरफ शिफ्ट होना, जहाँ मोर ह्यूमन हो गए थे और होमोसेंट्रिक क्वालिटी को एंजॉय करते, जैसे कॉमेडी हो गई और ह्यूमन की बेसिक क्वालिटी है में लव वगैरह इस तरह की थीम। तो ये हमारे पास रेनेसा हो गया, तो यहाँ पे रेनेसा को भी मेंटेन किया गया, इवन दैट जो जो गॉड सेंट्रिक है उस तरह से नहीं रखा गया, बट स्टिल जो ह्यूमन क्वालिटी है और जो होमोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज्यादा रखा गया है, बट स्टिल जो क्रिश्चियन के जो एथिक्स है उसको दिखाते हुए थोड़ी सी राइटिंग जो है इस तरफ भी मूव करी, यानी थियोसेंट्रिसिज्म की तरफ। थियोसेंट्रिक में गॉड एज इन सेंटर और चर्च को एज इन सेंटर कंसिडर करना, और होमोसेंट्रिसिज्म को मतलब ह्यूमन ह्यूमन एज इन सेंटर कंसिडर करना। तो ये जो शिफ्ट होता है थियोसेंट्रिक से होमोसेंट्रिक तक, हम इसी को रेनेसा बोलते हैं, पर यहाँ पे एज इन दोनों के बीच में जो है एज इन बैलेंस है, और थोड़ा सा जो है ये वैसे तो ज़्यादा जो होमोसेंट्रिज्म की तरफ फोकस है, पर फिर भी अराउंड 35 से 40% जो है वो थियोसेंट्रिक भी इसमें देखने को मिल रहा है। मॉरल मैसेज ये है, जब जस्टिस मस्ट बी टेम्पर्ड विद मर्सी, के जस्टिस को जो है मर्सी के साथ देना चाहिए, और इस तरह का पनिशमेंट जो है वो नहीं, वही वाली थीम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्विक एग्जाम पॉइंटर ये आप देख के चले जाना कि पीरियड जो है जैकोबियन पीरियड है, सोर्स जो है प्रोमोशन कैसेंड्रा है, थीम जो है वो जस्टिस वर्सेस मोरालिटी है, जॉनरा जो है प्रॉब्लम प्ले है, बिब्लिकल लिंक जो है मेजर फॉर मेजर मेथड जो है हमारे पास बाइबल 72 में है, और उसके बाद सिंबल जो है वेना जिसको करप्ट सोसाइटी दिखाया गया, मैसेज क्या है, जस्टिस इज मर्सीफुल जस्टिस। और यहाँ पे राइटिंग खत्म होती है। बाकी अगर आपको कोई भी अगर स्पेशल रिक्वेस्ट करना हो तो इस नंबर पे आप कर सकते हो। बाकी मेरा इस समय गला खराब है तो सॉरी अगर बीच में आवाज़ कहीं पे जा रही हो या उस तरह से मैं मैनेज नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि गला बिल्कुल ख़त्म हो चुका, तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ताकि मेरा गला सही हो जाए। और बाकी अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोई एक वर्क है जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो और आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ यार इस नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सएप करना, बस 15 से 20 दिन पहले करना, और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।